अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। वेलकम बैक। कैसा लग रहा है आप सब लोगों को प्रमोट होकर 9th क्लास से 10th क्लास में? आई नो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है बट हम सबको पता है कि आप लोग जो है वो ज़रूर सक्सेसफुल हो जाओगे इंशाअल्लाह आमीन। हम जो है वो 10th क्लास की बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि 10th क्लास की बायोलॉजी 9th क्लास की बायोलॉजी से काफ़ी ईजी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और थोड़ी सी जो बैड न्यूज़ है वो ये है कि इस दफ़ा जो है वो आपको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कोई टॉपिक भी जो है वो कट नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह से लास्ट अटैम्प्ट के अंदर आपका 9th क्लास में सिलेबस शॉर्ट हो गया था, इस दफ़ा ऐसा होने के अभी कोई भी चांसेस नहीं है। तो आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि भाई जब लास्ट पे सिलेबस कम होगा तब पढ़ना शुरू कर देंगे एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो गुड न्यूज़ भी बता दी, बैड न्यूज़ भी बता दी। हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम इंसानी जिस्म के ऐसे सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो भी चीज़ खाते या पीते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें खुराक खाने की या पानी पीने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। अगर हमने कुछ खाया है या पिया है तो उसका हमारी सेहत पर असर क्या होगा, मुस्बत असर या मनफी असर, ये हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है। हम इसके अंदर सिर्फ देखेंगे कि हमने जो भी खाना है वो हजम किस तरह से होना है, ठीक है। हमारी किस बॉडी पार्ट से होता हुआ हमारा खाना हमारे पेट के अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद हमारा खाना कहाँ जाएगा, कहाँ से कैसे होते हुए ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, हमने उस पूरे सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी करना है कि खाना हमारे मुंह के अंदर जाने के बाद कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। खाना टूटता कहाँ पर है, जज़ब कहाँ पे होता है, हजम कहाँ पे होता है, ठीक है। और हमें एक्चुअल में एनर्जी मिलती किस तरह से है, किस ऑर्गन के अंदर क्या काम होता है, और इन लास्ट किस तरह से वो जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो है चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। आपने थ्रू आउट द चैप्टर मेरे साथ रहना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम ऑफिशियल अपने चैप्टर को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खाना खाने की ज़रूरत पेश ही क्यों आती है। हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है। देखो, हमें ग्रो होने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हेल्दी फूड खाना पड़ता है, ठीक है। इससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। जब तक हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तब तक जो है हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर सकती। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, विटामिन्स आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, ये तमाम वो चीज़ें जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इवन अमाइनो एसिड्स आप लोग पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। तो हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम इस सबको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, खाने से, ऑब्वियसली, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन, क्या ऐसा होता है कि अगर हमें एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को जो है अगर खाना चाहिए, तो हम जैसे ही अपने मुंह के अंदर नवाला रखते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। क्या ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है कि आप खाना खाते हो और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको एनर्जी मिलना शुरू होती है। मुझे बताओ कौन सा प्रोसीजर आपको लगता है कि ज़्यादा एक्यूरेट है। ऑफ कोर्स सेकंड प्रोसीजर, जिसके अंदर आप जो है वो खाना खाते हो, खाना आपके स्टमक में जाता है, वहाँ जाकर वो टूटता है, हजम होता है और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। आपने कभी नोटिस किया है कि अक्सर जब हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें एनर्जी के बजाय जो है वो थोड़ी देर के लिए सुस्ती पड़ना शुरू हो जाती है। हमारा जो पूरे का पूरा ब्रेन है, जो सिस्टम है, बॉडी है, वो शट ऑफ होने लगती है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, ठीक है, कि हम बस सो जाएं। ये अक्सर उस वक्त होता है जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है, या अमूमन दोपहर के वक्त, ठीक है। हम इसको भी स्टडी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास है टॉपिक 1.1, न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ग़िज़ाइयत, उर्दू के अंदर हम इसको कहते हैं ग़िज़ाइयत, ग़िज़ाइयत और इसकी अहमियत। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ये है कि किस तरह से कोई भी जानदार न्यूट्रिएंट्स को लेता है, ठीक है, गेट करना, लेना,
और उसे इस्तेमाल करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस तरह से जब हम खाना अपने मुंह में डालते हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, अभी हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को समझना न्यूट्रिशन कहलाता है कि न्यूट्रिएंट्स को लेना और फिर इनको इस्तेमाल करना, ये दोनों काम क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट से। न्यूट्रिशन इज हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट एंड यूज न्यूट्रिएंट्स, ये यहाँ तक होगी, देयर बॉडीज, ठीक है। एक ही लाइन नहीं है, दो लाइन है। इट हेल्प्स देम टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर देयर बॉडीज, ये तीन काम करती है। सबसे पहले तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, दूसरा हेल्दी रहने में काम करते हैं, सॉरी हेल्दी रहने में मदद देते हैं, और तीसरा अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करने में हमारी मदद करते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना और उनको इस्तेमाल करना। और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में तीन काम करते हैं, एक तो हमारी बॉडी को ये ग्रो करवाते हैं, दूसरा हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं, और तीसरा अगर हमारी बॉडी में कोई रिपेयर की ज़रूरत है ये तो ये रिपेयर भी खुद ही करते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो हमारी हेल्प आउट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसी ग़िज़ा खाओगे उसी तरह की जो है वो आपकी सेहत हो जाएगी, आप उसी तरह से ग्रो करोगे, उतने ही हेल्दी रहोगे जिस तरह का आप खाना खाओगे। ओके, तो अब न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हमारे पास यही है, ठीक है। ये जो है डेड लाइन पहली, दैट्स ऑल। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है दो तरह के जानदारों के अंदर। आपको पता है कि पौधे भी जानदार होते हैं और इंसान और जानवर भी जानदार होते हैं, लेकिन जिस तरह से इंसान और जानवर अपना खाना जो है वो तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल जो इंसान है वो खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, और जो जानवर हैं वो किसी न किसी का शिकार करते हैं, या अगर हम देखें गाय, बकरी, भैंस, ये चारा खाते हैं और चारा खाने के बाद ये अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो इंसान और जानवर, ये तो हमें पता चल रहा है कि भाई ये खाना खाते हैं, तैयार करते हैं और खा लेते हैं, समझ आ रहा है। लेकिन पौधे कब अपना खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और ये खाते कब है? ऑब्वियसली पौधे भी तो जानदार हैं ना, उनको भी तो खाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर हम दो चीज़ों में कैटेगराइज कर रहे हैं। मेरे पास ये जो साइड बॉक्स है, ठीक है, मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दिस, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है वो डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, आपने इनको लाजमी जो है वो करना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फ़र्क क्या है? हम रीडिंग बाद में करेंगे, लेकिन खुद से सोचो। ऑटो, ऑटो का वर्ड आपने कभी सुना है? ऑटोमेटिक, जिसको हमें मैनुअली ऑपरेट ना करना पड़े, वो खुद ब खुद हो जाए काम, ऑटोमेटिक। यही वर्ड जो है, ये यही थिंकिंग आपने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी याद रखनी है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जो है आप अपना खाना खुद बनाते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप उसके लिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करते हो। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता क्या है वो मैं अभी डिटेल के साथ बताता हूँ। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना खाना खुद तैयार करते हो। हेटेरोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है, आप अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंसानों की। इंसान क्या अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं? अगर आप कुकिंग का सोच रहे हो तो यस, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग किस चीज़ की करेंगे? या तो हम कुक करेंगे किसी जानवर को, ठीक है, या किसी सब्जी को, या किसी दाल को। तो सब्जी कहाँ से आती है? पौधों से। दालें कहाँ से आती हैं? पौधों से, ठीक है। और हमारे पास जानवर कहाँ से आते हैं? जो गोश्त होता है वो कहाँ से आता है? जानवरों से। तो मतलब हम जो भी खाते हैं वो हम खुद पैदा नहीं कर रहे, खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो हम नेचर से ले रहे हैं, या जानवरों से या पौधों से, और हम उन चीज़ों को खा रहे हैं। लेकिन पौधे ऐसा नहीं करते, ठीक है। आप खुद सोचो, क्या पौधे जो है वो किसी जानवर का शिकार करते हैं, या पौधे किसी दूसरे पौधे को खाते हैं? ऐसा नहीं है, पौधे अपनी खुराक खुद से तैयार करते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ज़रा सोच के बताओ कि जो इंसान है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं या ऑटोट्रॉफिक? थिंक अबाउट इट। अगर आपका आंसर है कि इंसान हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं तो यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। इंसान जो है वो हेटेरोट्रॉफ्स है, वो अपना खाना खुद जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करते हैं और उससे जो है वो अपना पेट भरते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं यहाँ से प्रॉपर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जानदार अपना खाना खुद तैयार करते हैं, प्रिपेयर करना या प्रोड्यूस करना, पैदा करना।
फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होता है, आप जो है वो 10th क्लास के अंदर हो, आपने 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मुझे बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हो। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स हो जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, मेनली कार्बन। लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? हर वो एलिमेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हो। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, अब आप दोनों के अंदर देखो ना हाइड्रोजन है और ना कार्बन है, तो मतलब कार्बन जो है वो मेन होना चाहिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सब कुछ छोड़ो, सिर्फ मुझे ये बताओ कि आपको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस समझ आया कि नहीं? सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बॉन्ड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी, जिस तरह से पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से अपना खाना तैयार करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज लाइट, रोशनी और केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ आ गया, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जानदार अपना खाना खुद तैयार करते हैं, ये मेन डिफरेंस है। और हेटेरोट्रॉफिक के अंदर क्या होगा? इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जानदार अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि वो दूसरे जानदारों को कंज्यूम करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, दूसरे जानदारों को इस्तेमाल करके अपना पेट भरते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर। ऊपर क्या था? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नीचे क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। तो दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया था, ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं होते, बल्कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम मौजूद होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, आपके पास नजर आ रहा होगा, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, इन एनिमल्स न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग मेन स्टेप्स। जानदारों के अंदर या जानवरों के अंदर न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। पहले मैं इन पांचों को ना आपको स्ट्रीमलाइन करके स्टेप्स बता देता हूँ, बाद में हम रीडिंग कर लेंगे। अगर आपको समझ आ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का उर्दू में मतलब होता है निगलना। मतलब पहला स्टेप ये है कि आपने खाना खाना है, हलक से नीचे लेकर जाना है। ठीक है, या पीना जो है, पानी पीना है, वो भी आपने निगलना है, हलक से नीचे लेकर जाना है, ये पहला स्टेप है। इसके बगैर जो है वो अगला कोई स्टेप भी हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस की बात है, राइट। दूसरा स्टेप है होता है डाइजेशन। डाइजेशन के अंदर खाना हजम होता है। जब कोई भी खाना आपने खाया वो आपके हजम के अंदर गया, हजम आपके मैदे के अंदर गया, और मैदे के अंदर जाने के बाद वो हजम हुआ। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब हजम होता किस तरह से है? देखो हम जो नवाला खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं, वो बड़े पीसेस होते हैं। नो डाउट हमारे जो दांत हैं उनको पीस कर ग्राइंड करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम खाना चबा कर आगे लेकर जाते हैं, लेकिन स्टमक के अंदर जाकर हमारा खाना फर्दर टूटता है। ठीक है, उस टूटने को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन, डाइजेस्ट होना। और इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे? हजम होना। इंजेशन मतलब निगलना, डाइजेशन मीन्स हजम होना। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन। अब जो खाना हजम हो गया है ना, उसने हमारे सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होना है, जज़ब होना है। एब्जॉर्ब होना मतलब जज़ब होना। हमने खाना निगल लिया, हमारे स्टमक ने उस खाने को तोड़ भी दिया, डाइजेस्ट भी कर दिया। अब डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं उन्होंने एब्जॉर्ब होना है, उन्होंने जज़ब होना है किसके अंदर? सेल्स के अंदर। जैसे ही वो जज़ब हो जाएंगे उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स ने अपना काम करना है, मतलब उन न्यूट्रिएंट्स ने अपने आप को यूज करना है। किस तरह से? वो बॉडी को ग्रो करवाएंगे, हेल्दी रखेंगे। ठीक है, अब जहां पर काम आता है ना न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल होने वाला, उस स्टेप को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन,
और लास्ट पर जब न्यूट्रिएंट्स अपने आप को इस्तेमाल भी कर देते हैं तो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है और उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इजेशन। क्विक सा रिव्यू करते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास इंजेशन, निगलना, ठीक है, जहां पे हम खुराक को निगलते हैं, हलक से आगे लेकर जाते हैं। दूसरा स्टेप डाइजेशन, हजम करना। इसके अंदर क्या होता है, हम खाने को छोटे पीसेस के अंदर तोड़ते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ते हैं। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमने तोड़े हैं ना वो सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब होने के बाद वो न्यूट्रिएंट्स अपना काम करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है उन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। और आखिरी स्टेप है हमारे पास इजेशन। इंजेशन और इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना। इजेशन के अंदर क्या होता है कि हमने जो खाना खाया था उससे हमने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, उनको एब्जॉर्ब भी कर लिया, उनको इस्तेमाल भी कर लिया। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने का वक्त आ गया है, तो उस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इजेशन। ओके, तो जल्दी से हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। अगर किसी की वर्ड किसी का मीनिंग बताने वाला हुआ तो मैं बता दूंगा, वरना मैंने आपको जो है वो सारा कुछ मेमोराइज करवा दिया है कि स्टेप के अंदर क्या होता है। इंजेशन, निगलना, टेकिंग इन फूड एंड ड्रिंक थ्रू दी माउथ। टेकिंग इन का मतलब होता है दाखिल करवाना, फूड को अंदर लेकर जाना, एंड ड्रिंक थ्रू दी माउथ ऑफ कोर्स। डाइजेशन, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर पार्ट्स द बॉडी कैन एब्जॉर्ब, फूड को सिंपलर पार्ट्स में तोड़ना। एब्जॉर्प्शन, जज़ब करना, मूविंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड और लिम्फ। मैंने कहा था ना कि अब जब हमारा जो खाना है वो हजम हो जाएगा तो उसने एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्ब किसके अंदर होना है, सेल्स में। किसके सेल्स में, ब्लड सेल्स में और लिम्फ के अंदर। ब्लड सेल्स में इसलिए होना है ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है तो जिस्म के हर हिस्से को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एसिमिलेशन, यूजिंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज। अब जो हमने टिश्यूज और सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया है उनको यूज करने का नाम क्या होता है, एसिमिलेशन। एंड इन लास्ट इजेशन, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जितना भी वेस्ट होता है उसको हम अपनी बॉडी से निकालते हैं और वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, ठीक है, उसको भी हम बॉडी से अपनी से रिमूव कर देते हैं। स्टेप को हम क्या कहते हैं, इजेशन। नेक्स्ट, इस पांचवें स्टेप के बाद हमारे पास कुछ 4-5 लाइंस हैं, ठीक है। मैं इसके लिए ये जो लाइनें हैं इनको आपको बता देता हूँ, इसके अंदर क्या है हमने इनको याद नहीं करना। ओके, तो होता क्या है कि जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं ना, कोई भी, ठीक है, आप कुछ भी खाना खा रहे हो वो पॉलीमर्स की शेप के अंदर होता है। अब पॉलीमर्स क्या है, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई गोश्त खा रहे हो, चिकन, बीफ, मटन, कुछ भी, वो प्रोटीन होता है। आप अंडे खा रहे हो वो भी प्रोटीन है। और या फिर अगर आप रोटी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो। तो जब भी हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं ना डायरेक्ट, तो वो पॉलीमर्स की शेप के अंदर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। लेकिन जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारी स्टमक के अंदर जाती है, तो वो पॉलीमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, मोनोमर्स के अंदर। पॉलीमर्स कन्वर्ट होते हैं मोनोमर्स के अंदर। अब होते किस तरह से हैं, हमारा स्टमक जो है वो मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, तो मतलब हमारा स्टमक पॉलीमर्स को मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो कन्वर्जन है ना, ये जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स है, इसको हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन की इधर डेफिनेशन प्रॉपर ये जो है सेकंड पॉइंट आपने यही कर लेना है, यही सही है। ये जो है बस मैंने आपको बताना था कि इसके अंदर क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके लिए जो है वो याद करने का टॉपिक क्या है, आपने ये 5 डेफिनेशंस याद करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है आपके लिए इसको कर देता हूँ, ठीक है। आपने जो है वो सिर्फ ये 5 पॉइंट्स करने हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5, और उसके बाद आपने ये टेबल करना है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डन हो गया। और यस, यहाँ पर एक और डेफिनेशन थी हमारे पास न्यूट्रिशन की, ये किसकी डेफिनेशन है हमारे पास, न्यूट्रिशन। तो आपने इनको निशान लगा लेना है। टोटल जो है वो 8 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आज का हम अपना लेक्चर इधर तक ही रखेंगे, टॉपिक 1.1। 8 क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर कोई भी ऐसा लफ्ज़ है जो मुझसे मिस हो गया है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। रिव्यू देना नहीं भूलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको लगता है कि मुझे अपना जो है वो स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने आप को जो है वो रोज़ ब रोज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जो है वो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके।
ओके, 8 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहला काम है आप इनको समझना है, उसके बाद इनको जो है वो इनके कीवर्ड्स याद रखने हैं, बाद में इनको याद करके एक दफ़ा लिख के देख लेना है, ठीक है। हमने ऐसा नहीं करना कि पूरे साल में इनको 10 से 12 दफ़ा याद करना है, नहीं, एक ही दफ़ा याद करना है और इतने अच्छे से याद करना है कि हमें थ्रू आउट द सीजन या थ्रू आउट द ईयर हमें ये चीज़ याद रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।